नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मेहमान हैं सुरेश सिंह रावत साहब, जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में और जल संसाधन जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। नमस्कार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राव साहब, 2013 से आप लगातार 3 बार के विधायक हैं और पुष्कर से आप विधायक चुने जाते हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री हैं। आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, ब्रह्मा जी की कृपा से पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था छात्र जीवन में। उसके बाद युवा अवस्था में युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम किया, प्रदेश मंत्री जिला मंत्री की जिम्मेवारी रही। उसके बाद पार्टी में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। मंडल अध्यक्ष रहते हुए मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर जैसी महत्वपूर्ण विधानसभा से मुझे टिकट दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और विशेष तौर से हमारी पुष्कर विधानसभा की जनता को, जिन्होंने अपार स्नेह और आशीर्वाद देते हुए रिकॉर्ड मतों से 2013 के अंदर मुझे विधानसभा में भेजा। आपकी सरकार को 2 साल हो गए हैं, आपको मंत्री बने हुए 2 साल हो गए हैं। अपने विभाग के इस 2 साल कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की कृपा से हमारा जो ये विभाग है 2 सालों के अंदर ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ दूसरा साल हम पूरा कर रहे हैं। अभी सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों का हम कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। हमारे प्रवासी राजस्थानियों का एक बड़ा सम्मेलन भी होने जा रहा है। और अगर हम 2 साल पे फोकस डालें तो आप देखोगे कि पिछले कई वर्षों में जितना बजट, जितनी योजनाएं जल संसाधन विभाग की धरातल पे आई, पहले कई दशकों में भी नहीं आ पाई थी। अगर हम ERCP की बात करें तो ERCP की बात सिर्फ लोग कागजों में क्या करते थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो वर्षों का जल विवाद था, वो हमारी सरकार के समय ही उसका समाधान हुआ और आज हम तेजी से आगे बढ़ के धरातल पे काम स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग काम चल रहा है। अगर हम यमुना जल की बात करें, शेखावटी अंचल बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अंचल है, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू 3 जिले आते हैं। वहाँ पे पीने के पानी का भयंकर संकट है। वहाँ से यमुना का पानी आना था, 1980 से समझौता था, लेकिन 1980 से लेकर अब तक आप कल्पना करिए 45 साल बीत जाने के बाद भी पिछली सरकारों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, जिन्होंने इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर हरियाणा के साथ हमने DPR बनाने का समझौता ही नहीं किया, बल्कि हम DPR बना चुके हैं। लगभग दिसंबर के लास्ट तक पूरी DPR बनकर तैयार हो जाएगी और जल्दी धरातल पे काम स्टार्ट होगा। इसके अलावा भी पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर किस तरह से हर जगह पानी पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। युद्ध स्तर पे काम कर रही है, वृहद स्तर पे काम कर रही है और इन सब में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और उनका आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि हर योजना को काम को करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है और बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ही की स्वीकृति ही बड़े प्रोजेक्ट को मिलने के बाद ही हम काम कर पाते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग रहता है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंत्री जी, एक अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान में क्या जल संसाधनों से जुड़ी हुई जो चुनौतियां वो काफी बड़े लेवल की हैं। देश का सबसे शुष्क राज्य है हमारा, यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जनसंख्या का जिस तरह से वितरण है, तो ये सब मिलजुल कर अगर देखें तो जो वाटर का मैनेजमेंट है, जल प्रबंधन है, वो काफ़ी बड़ी चुनौती साबित होता रहा है। यहाँ बरसात भी औसत 100 से 600 mm हुआ करती है। मानसून भी कोई निश्चित नहीं है कि एक जैसा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जो तमाम कठिनाइयां हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं अपने विभाग की नजरों से? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश एक मरु प्रदेश है और लेकिन अगर नियत ठीक हो तो ईश्वर भी साथ देता है। जब हमारी सरकार का पहला बजट आया था तब हमने पूरे राजस्थान प्रदेश और दुनिया के सामने मरु प्रदेश से हरित प्रदेश बनाने की परिकल्पना लोगों के सामने रखी थी। और जब हमारी पार्टी चुनाव में गई थी, जब घोषणा पत्र के अंदर भी एक स्पेशल टास्क फोर्स किसानों के लिए जल के क्षेत्र में बनाने की बात हुई थी,
तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए जब हमने इस पे काम वृहद लेवल पे काम स्टार्ट किया, वंदे गंगा जल संरक्षण जैसा महाअभियान अपने चलाया, इसके अलावा हमारे जितने भी नदी, तालाब, बावड़िया, ये सब चीज़ें सार्वजनिक उपयोग में काम आने वाले जलाशय, इन सब की हमने साफ सफाई करके और एक वृहद रूप से इस भावनाओं को जन आंदोलन के रूप में हमने तब्दील किया। क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी इस तरह का जन सहयोग से आप काम करना चाहते हो तो वो तब तक सफल नहीं होगा, तब तक उसमें जनता नहीं जुड़ेगी। और जनता तभी जुड़ेगी जब उस योजना को आप एक जन आंदोलन का रूप दे सकते हो। तो हमने यही काम किया। हमने ये जो जल संचय, जल भागीदारी, जल संरक्षण, अधिक से अधिक कैसे जल बचे, और इसके लिए हमने जन आंदोलन के रूप में आम जनता को जोड़ा। और इन सब पे को देखते हुए इंद्र देवता हम पे मेहरबान हुए। उसी का परिणाम है कि लगातार 2 वर्षों के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई। आज हमारा राजस्थान प्रदेश के लगभग 95% बांध और तालाब लबालब है। हम ERCP की बात कर रहे थे, 17 जिलों को पानी पीने का और सिंचाई का और औद्योगिक क्षेत्र में देने की बात कर रहे थे। उसके अंदर 3500 MCM पानी की हमें आवश्यकता होगी। काली सिंध और पार्वती नदी से 3500 MCM की लेने की हम बात कर रहे हैं। कुछ विपक्ष के लोग कह रहे साहब इतना पानी नहीं मिलेगा, इतना पानी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे 10 गुना पानी, 3500 MCM का 10 गुना पानी व्यर्थ में बह के समुद्र में चला गया। तो राजस्थान के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, काम करने की कमी है। हमारी भजन लाल जी की सरकार है, हमें काम करने का हमें जज्बा भी है और हमारी इच्छा शक्ति भी है। निश्चित रूप से हमारी जो बड़ी वर्त परियोजनाएं हैं वो हम समय पर पूरी करेंगे। मंत्री जी, ERCP की बात की आपने, तो 2023 का जो चुनाव था उसमें ERCP जो आपके मुख्य मुद्दे थे उसमें एक था, और शायद यही वजह रही थी कि पूरी राजस्थान ने बीजेपी की झोली सीट जो है सीटों से भर दी। आपने इसे राम जल सेतु लिंक परियोजना और PKC ERCP शुरू की है। इस परियोजना की अभी क्या स्थिति है, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, जब 2023 में हम चुनाव में गए थे तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार 2019 से 23 तक चली। 5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं। लास्ट के जब चुनाव का समय था तब वो जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, बताने के लिए कुछ था नहीं। 5 साल आपसी झगड़े में, नूरा कुश्ती में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसी के अंदर निकाल दिए उन्होंने। हमारी सरकार आते ही इस योजना पर आगे बढ़े और हमें जो 2023 के अंदर इसका फायदा मिला, जनता ने स्पष्ट खुली आंखों से देखा कि 5 साल जिस सरकार ने कुछ किया नहीं, जब वोट लेने की बारी आई तो बड़े बड़े विज्ञापन, इवेंट कंपनियों के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाया गया कि इंद्र देवता धरती पे आज ही प्रकट हो जाएंगे और 17 जिलों को लबालब कर देंगे। तो ये हिंदुस्तान, राजस्थान प्रदेश की जनता है, स्वाभिमानी जनता है, स्वाभिमान से जिना जानती है। उसी का परिणाम रहा कि उनको मुक्की खानी पड़ी। और इन सब जिलों के अंदर जहाँ ERCP की परियोजना आनी है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया। अब सत्ता में आने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी जो ERCP की सिर्फ ख्वाबी बातें करती थी, हम उसको धरातल पे उतारे। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसके चंद महीनों के अंदर इस योजना पे हमने काम आगे बढ़ाया। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो वर्षों से विवाद था वो खत्म हुआ। खत्म होने के बाद दोनों राज्यों की हमारी जो DPR है वो कंप्लीट होकर केंद्रीय जल आयोग को हमने सबमिट करा दी। इसके अलावा इस परियोजना में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमने 9,700 करोड़ के टेंडर प्रथम फेज के हमने दे दिए हैं। 15,000 करोड़ के सेकंड फेज के टेंडर है वो भी हमने दे दिए, उनका वर्क ऑर्डर वगैरह सब हो गया। धरातल पे काम स्टार्ट हो गया। चंबल पे हमारा एक्वेडक्ट बनना है, उसका काम युद्ध स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। इसके अलावा भी इसके जो प्रमुख घटक है, चाहे वो नवनेरा हो, चाहे इसरदा हो, चाहे बिसलपुर हो, वो बिल्कुल वो पहले से ही बन के तैयार है। वो पानी काली सिंध, पार्वती का जो पानी है चंबल का लिफ्ट होकर नवनेरा, इसरदा और बिसलपुर के अंदर आना है। और बिसलपुर के बाद हम अजमेर के अंदर भी एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बना रहे हैं जिसकी कीमत लगभग 4,600 करोड़ रुपए, उसका भी हमने वर्क ऑर्डर दिया है। इसके अलावा भी अलवर के अंदर भी हम एक रिजर्वायर बना रहे हैं जिससे कि अलवर के लोगों को भी पीने के पानी की समस्या है उससे निजात मिल सके। इस तरह से जो हमारी ERCP योजना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नामांकन किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस योजना के अंदर हमें पीने का पानी तो मिल ही रहा है, इसके अलावा भी 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी, किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए उद्योगों को इस परियोजना के तहत पानी का भी हमने प्रावधान रखा है। इस तरह से आप देख सकते हो कि पीने का पानी, सिंचाई का पानी और औद्योगिक विकास के लिए इस परियोजना से पानी मिलेगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर इस परियोजना से पूरी राजस्थान है उसकी दिशा और दशा बदलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना के अंदर लगभग 158 जो बड़े डैम हैं उनको जोड़ने के लिए भी हमने डीपीआर में उसको सम्मिलित किया है। एक बहुत बड़ी वर्त योजना है जो आगे भी भविष्य के अंदर निरंतर रूप से ये चलती रहेगी और ये समय पर ये परियोजना पूरी हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो पीकेसी ईआरसीपी में आपने बात की, रिजर्वायर भी बनेंगे, बांध भी बनेंगे, 17 जिलों को पीने का और सिंचाई का पानी मिलेगा, लेकिन जो इसके जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, जो इसको जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि इसकी लागत बहुत ज्यादा है और काम जो है वो तय समय पर पूरा नहीं होगा। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि इसकी जो मूल डीपीआर जब बनी थी, इसका एस्टिमेट बना था, बहुत पहले बने था। समय के साथ महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है तो एस्टिमेट भी बढ़ता है, तो निश्चित और बड़ी परियोजना है, उसके अंदर बड़ा लागत भी लगता है। तो और केंद्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसकी लागत का लगभग 90% हिस्सा भारत सरकार देगी, 10% हिस्सा राजस्थान सरकार देगी और इस तरह से हम इस परियोजना को समय पर हम पूरा करेंगे। और कुछ हमारे विपक्ष के लोग हैं जो सिर्फ उनका आलोचना करने के अलावा उनको दूसरी कोई चीज़ दिखती नहीं है। खुद के समय में वो कुछ कर नहीं पाए, खुद के समय में कुछ वो कर नहीं पाए, जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर 10 कमियां निकाल रहे हैं और तय समय के अंदर इस परियोजना को हम करेंगे। एक जो स्कीम और है, एक और जो परियोजना है जालौर में, जो इनलैंड पोर्ट बनाने का काम है, माना जाता है कि हम जो जहाज़ों का परिवहन होगा और रिफाइनरी वहाँ पास में है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को मिलेगा। तो आप उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा जानकारी देंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक अनोखा और एक नवाचार वाला ही एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसको हम वाटरवे भी कह सकते हैं। जालौर तक हम एक पोर्ट बनेगा। अभी भी ऑलरेडी वहाँ पे एक दलदल जैसी एक नदी है, जिससे हम ड्रेजिंग के माध्यम से उस नदी को हम साफ करेंगे। समुद्र का पानी हम जालौर तक लाएंगे, यहाँ पे हम पोर्ट बनाएंगे। लगभग इसकी लंबाई अगर नापे तो हम 262 किलोमीटर से के लगभग ये रहेगी। और ये पोर्ट बनने के बाद हमें आयात निर्यात के अंदर सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों के अंदर हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। इसके अलावा भी हमारा आकलन है कि लगभग 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसमें ड्रेजिंग में लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का खर्चा आएगा। अभी हमारा विभाग और जो केंद्र सरकार का हमारा विभाग है, उसके मध्य बॉम्बे के अंदर दोनों के बीच में एमओयू हो चुका है। अच्छा, एमओयू हो चुका है? एमओयू दोनों के बीच में हो चुका है और जल्दी हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो ये राजस्थान प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा और यूनिक, और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान की आयात और निर्यात के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला हम इसको मान सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता था उसको स्थगित कर दिया था। एक संभावना ऐसी भी जताई जा रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि वो जो पानी रुका है ब्यास का, चिनाब का, उन नदियों का पानी राजस्थान को अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है। तो क्या ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है? देखिए, होने को तो सब हो सकता है और होगा, इसलिए ये हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान की नाकाब हरकत थी, उसका हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ के जवाब दिया। इसके साथ ही जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो पानी है वो पाकिस्तान के अंदर जाता था और समझौते के तहत 80% उस चिनाब नदी का जो पानी है सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को जाता था, 20% पानी हमें रहता था।
और इस परियोजना के तहत, इस समझौते के तहत हमने पानी भी दिया, पानी के साथ साथ सैकड़ों करोड़ रुपए और दिए उनको कैनाल बनाने के लिए। अब इससे बड़ा जो हमारी पुरानी सरकारें रही तो मूर्खता वाला निर्णय हो नहीं सकता कि आप पानी भी दे रहे हो और उस पानी के उपयोग के लिए, नहरें बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए दे रहे हो और उसमें समझौता लगा रहे हो कि ये जो हमारी वहाँ एक डैम बना हुआ है उसकी कभी आप घात भी नहीं निकालोगे। इस समझौते को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस संधि को ख़त्म किया और इसका फ़ायदा आने वाले समय के अंदर राजस्थान को भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अंदर पानी की वैसे कोई बड़ी कमी नहीं है, वहाँ पे पानी के बहुत सारे सोर्स है। सबसे ज़्यादा अधिक कोई फ़ायदा मिलेगा तो राजस्थान प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि ऊपर से पानी आएगा तो नीचे आएगा और डाउन स्ट्रीम में हमारा राजस्थान ही है। तो आने वाले समय के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बड़ी परियोजना से राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग संचित होने वाला है, पीने का पानी मिलने वाला है। ये आने वाले भविष्य की बात है, लेकिन जो सामने दिख रहा है। मंत्री जी, पंजाब और हरियाणा की बात की आपने, मध्य प्रदेश से तो हमारा समझौता हो गया है पानी को लेकर के। हरियाणा के साथ हमारा पानी का जो विवाद है वो लंबे समय से चला ही आ रहा है। अब क्या स्थिति है? अब तो वहां पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये हमारे हरियाणा के साथ जो पानी का हक जो राजस्थान को मिलना चाहिए वो मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है, हरियाणा से पानी जो राजस्थान को यमुना नदी और यमुना समझौता था हमारा 1980 के करीब हुआ था, उसका पानी हमें मिलना था। लगभग 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी सरकारों ने इसके लिए कोई व्यापक प्रयास नहीं किए। जैसे ही हमारी राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार आई, हरियाणा की सरकार को इसके लिए राजी किया कि भाई पहले आप डीपीआर बनाओ, पानी कैसे जाएगा, कितनी लागत जाएगी, इसका रूट क्या रहेगा। इसके लिए हरियाणा की सरकार राजी हो गई, हमारा एमओयू हो गया और अब दोनों टास्क फोर्स, संयुक्त टास्क फोर्स बना के बड़े युद्ध स्तर पर हम डीपीआर बना रहे हैं। दिसंबर के लास्ट वीक में हम डीपीआर का काम हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद केंद्रीय जल आयोग है, उसको हम सबमिट कराएंगे। उसके बाद धरातल पे इसका काम चालू होगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शेखावटी अंचल के अंदर भी पानी का काम हमारा जो 3 साल का इस बार का जो टेन्योर है, अगली बार भी हमारी भजन लाल जी की भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन इस 3 साल के अंदर हम निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को भी पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये तो बाहर के राज्यों से पानी आने की बात रही। राजस्थान में क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां ऐसी है तो यहाँ पर जल संरक्षण जो एक परंपरा रही है हमारे यहाँ पे, सरकार ने भी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ में ये पारंपरिक जो जल संरचनाएं हैं उनको, बावड़ी और जोहड़ वगैरह, इनको संरक्षण करने का है। अभी इस अभियान की क्या स्थिति है? देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की पहल के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर इसको वर्त रूप से हम लगातार 2 वर्षों से चला रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, रन फॉर कैच, बरसात के पानी को हमें संरक्षित करना है, इसी के तहत चाहे हमारे नदियाँ हो, तालाब हो, बावड़ियाँ हो, नाले हो, वो कैसे संरक्षित रह सके, इसके लिए इस अभियान के तहत पूरे व्रत लेवल से पूरे राजस्थान के अंदर जन सहभागिता से हम सब लोग जुटे और सभी प्रशासन, सभी विभागों के लोग, आम जनता के सभी आम जन लोग सब जुड़े और उसका ये परिणाम रहा कि अधिक से अधिक जो जलाशय थे उसके अंदर कई जगह अतिक्रमण हो रखे थे, कई जगह अवरुद्ध थे, वो हटाने का हमने काम किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर निकायों के चुनावों को देरी कर रही है, उनको लेट कर रही है। अभी कोर्ट ने भी कहा है कि अप्रैल तक करवाइए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, निकाय पुनर्गठन का जो काम था हमारे जिम्मे, हमने इसका 100% काम हमने पूरा कर लिया। नोटिफिकेशन भी लगभग सभी जगह इसका जारी हो गया। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो निर्वाचन आयोग को तय करना है कि कब होना है, तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग करेगा। इसके अलावा अगर हम वर्तमान परिदृश्य देखें तो SIR का काम चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अभी OBC आयोग की जो कमेटी है उसका भी आरक्षण तय होना है, वो भी अपना काम कर रहे हैं और इसके बारे में माननीय हमारे जो DDS मंत्री जी है वो भी अपनी बात रख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ और कहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है मंत्री जी, आप मंत्री होने के अलावा
जो हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनके गृह जिले भरतपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं इसको आप? देखिए, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र का प्रभारी मंत्री होने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया, और सौभाग्य के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। वहाँ पे हर छोटे छोटे इशू पे हमें वॉच रखना होता है। वहाँ के जो विकास कार्य समय पे हो उसके बार बार रिव्यू लेके धरातल पे जाके हमें देखना होता है। इसके अलावा भी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो कैसे आम जन तक पहुँचे, कैसे जन जन के अंदर सरकार का और भजनलाल जी के विकास का नारा बने, इसके लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, उनका विश्वास कायम रहे। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करके भरतपुर जिले और डीग जिले का कैसे विकास हो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। एक आपका पहलू काफी पहले देखा था, एक टीवी सीरियल था जिसमें आपने एक रोल भी किया था। वो रोल कैसे मिला था और क्या कभी आपको दोबारा मौका मिलेगा, आप करेंगे? देखिए, एक समय समय की बात होती है, एक दौर होता है, एक समय होता है। मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ वो पुष्कर विधानसभा है, और वहाँ पे पुष्कर के अंदर आए दिन हमारे सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। तो इस कारण से मैं कुछ लोगों के कनेक्टिविटी के अंदर था, क्योंकि उनको शूटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। कई बार प्रशासन के लोग दिक्कत करते हैं, तो वो मेरे से संपर्क करते थे, मैं उनकी मदद करता था। जहाँ तक मेरे को काम करने का अवसर मिला, तो एक दियाबाती सीरियल आता था, तो उसके अंदर वो पुष्कर पे आधारित ही था। तो वहाँ के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महोदय से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो उनका निवेदन था कि ये रोल आपके लिए फिट बैठ रहा है और हमारा आग्रह है कि आप एक बार करें। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, इसमें पुष्कर की चीज़ को अगर हम कहीं दिखा सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा? देखिए, अच्छा लगा, एक नवाचार था जी, पर मेहनत वाला काम था, क्योंकि बार बार डायलॉग बोलना कैमरे के सामने, बार बार, क्योंकि एक कलाकार अगर ठीक से नहीं बोलता तो वापस बार बार रीटेक होना, तो चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अच्छा लगा, किया मैंने। तो कभी दोबारा ऐसा ऑफर आया करने के लिए तो करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर समय मिलता नहीं है अभी, क्योंकि व्यवस्था बहुत रहती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ अगर ऐसा कुछ अवसर आया तो उस समय देखेंगे। खास मुलाकात में आने के लिए मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की खास मुलाकात। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।